तो रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ा रहा था आपको। रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं समझा रहा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर से उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर से उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ये ध्यान रखना है इनको। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर से उत्पादों का कुल द्रव्यमान, माने अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जब अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, आप किसी भी रिएक्शन को करिए, जैसे मैं आपको समझा रहा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, ये समझा रहा था मैं आपको। तो इसके एक से क्रिया करके इसका एक बनता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम। कार्बन का परमाणु भार है 12 ग्राम, ये परमाणु भार है। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ऑक्सीजन का अणुभार हो गया 16 गुणित 2 बराबर से 32 ही अणुभार हो गया। ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो गया? 32। अब 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन O2 है, उसका मतलब 32 ग्राम। तो इसका 12 ग्राम और इसका 32 ग्राम, 12 ग्राम और 32 ग्राम क्रिया करता है। तो कार्बन देखो यहाँ पर 12 है और ऑक्सीजन वही 16 × 2 बराबर से 32 बराबर से 44 ग्राम आ गया। तो ये आपका 44 ग्राम, और इधर देखो ये अभिकारक का द्रव्यमान, ये भी ऐड कर दो तो ये भी 44 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो CO2 बनती है। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो CO2 बनती है। और ये भी 44 ग्राम, और ये देखो 12 ग्राम ये है और 32 ग्राम ये, तो ये 44 ग्राम। बोले सर आपको कैसे मालूम कि ये 12 ग्राम है? 1 मोल लिखा है ये, और मोल बराबर से होता है भार बटे परमाणु भार। मोल बराबर से होता है भार बटे परमाणु भार। भार बटे परमाणु भार, तो भार कितना है? 12 ग्राम, और अणुभार परमाणु भार भी यहाँ पे हमें कार्बन का 12 मिल रहा है और ऑक्सीजन का 32 मिल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और आप जानते ही हो मोल बराबर से क्या होता है? भार बटे परमाणु भार। मोल बराबर से भार बटे परमाणु भार होता है। तो मोल बराबर से भार बटे परमाणु भार, और भार कितना लिया तुमने? 12 ग्राम, और परमाणु भार भी 12 है, तो 12 बटे 12 1 मोल हो गया ये। यानी 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है और इसका 1 मोल 32 ग्राम के बराबर। इनमें आपस में रिएक्शन हो गई, तो 12 + 32 44, और ये बनी CO2, तो ये भी 44 ग्राम में 12 + 32 वही चीज रही। तो इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। कोई भी अभिक्रिया, जैसे आपने ये ले लिया H2 + O2 = H2O, क्या यह संतुलित अभिक्रिया है? अभी संतुलित नहीं है,
संतुलित कर लेते हैं, एक इसका आधा लगेगा, ये इसका आधा मोल, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो अपन ने इसका आधा मोल ले लिया। अब बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और अणु भार होता है 2, तो इसका 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, पर अपन ने लिया आधा, तो ये 16 ग्राम। और अब देखो इधर ये पानी का अणुभार तुम्हें मालूम है 18 ग्राम होता है, तो इधर 2 और 16 कितने हो गए 18, और इधर 18 अणुभार पानी का। तो दोनों साइड द्रव्यमान संरक्षित रहता है, दोनों साइड द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसे नियम को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये कोई कठिन नहीं है, बड़ा साधारण नियम है, और आप किसी भी अभिक्रिया में इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर मेरे पास ये देखो, ये 10 ग्राम और ये 10 ग्राम, 10-10 ग्राम के 2 हैं, और ये एक ही है, तो रिएक्शन तो एक ही होगी, और ये बच जाएगा। तो ये अभिकारकों में भी बचा और ये उत्पाद में भी नहीं रिएक्ट किया, माने ये अभिकारकों में भी जुड़ेगा और उत्पाद में भी जुड़ेगा, ये क्रिया नहीं किया। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसा ले लूं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। यहाँ देखना, मैंने इसका तो ले लिया 2 ग्राम और इसका ले लिया 32 ग्राम, ये 32 ग्राम। अब क्या हुआ, इसका रिएक्शन 1 मोल होता है, इसका आधा मोल रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका आधा रिएक्ट करता है, तो इसका 2 ग्राम पूरा रिएक्ट कर गया और इसका 16 ग्राम रिएक्ट किया, इसका 16 ग्राम, तो ये 16 ग्राम यहाँ पे बच जाएगा, बचेगा यहाँ पे। ये 2 ग्राम पूरा खत्म हो गया, ये 2 ग्राम पूरा खत्म हो गया, ये 16 ग्राम क्रिया किया, इसके 2 ग्राम से इसका 16 ग्राम क्रिया किया, ये तो ये पूरा खत्म हो गया, ये 16 ग्राम बचा यहाँ पर, और ये 18 ग्राम पहले 0 था, 18 ग्राम पानी बन गया ये। अब बताओ, अभी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। इधर देखो 2 ग्राम प्लस 32, इधर 2 ग्राम प्लस 32 बराबर से 34 ग्राम, इधर देखो 18 ग्राम, और ये बच गया है, ये बच गया है, तो ये 16 ग्राम ये करोगे तो ये भी 32 ग्राम हो गया। तो जो बच जाएगा, यदि ये दोनों की रिएक्शन हो गई तो ये इधर चला गया, ये बच गया, बचा तो वो भी इधर जुड़ेगा। तो आप किसी भी तरह देखेंगे, अभिक्रिया हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, पर नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये पालन नहीं करती। नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। परमाणु बम वाला हिसाब किताब परमाणु बम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ मास जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती, ऐसा लिखना है। नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, क्योंकि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, तो वो द्रव्यमान वहां पे कम हो जाता है। तो हम कभी क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी अभिक्रियाएं? नाभिकीय अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती हैं। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर
अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, ये पानी में एग्जाम्पल उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण, पहली विधि से अपन ने पानी बनाया H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, इस विधि से। दूसरा, वर्षा का जल, ये भी H2O है। तीसरा, अपन ने मेथेन गैस जलाई, ये देखिए CH4 को जला रहा हूं मैं और CO2 बनी और पानी बन गया, ये पानी बन गया। ये CH4, ये आपका 2 हाइड्रोजन है, 2H2O बन गया, तो ये 2 O2 ले लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस 2 से अपने को कोई मतलब नहीं, हमको तो इस पानी से मतलब है, ये पानी से मतलब है, 1 मोल पानी से मतलब, को ध्यान से देखो। तो इसमें हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2:16 ऑक्सीजन का। इसमें भी हाइड्रोजन 2:16, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16। तो सभी में, चाहे मैं इस विधि से पानी बनाऊं, चाहे इस विधि से पानी बनाऊं, चाहे इस विधि से पानी बनाऊं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 हुआ। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 होना माने 1:8 है, 1:8 है। तो चाहे वो, तो स्थिर अनुपात का नियम हुआ, किसी अणु को कितनी भी विधियों द्वारा बनाया जाए उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा समान होता है। ये देखिए, अगर हाइड्रोजन आप जानते हैं परमाणु भार 1 है और 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन होता है 16, तो 2:16, यहाँ भी 2:16, यहाँ भी 2:16, 2:16 का मतलब क्या हो गया, 1:8। तो क्या नियम हो गया स्थिर अनुपात का, किसी यौगिक को कितनी भी विधियों द्वारा बनाया जाए उसमें तत्वों का अनुपात सदा स्थिर रहता है। तत्वों का भारानुपात लिख लो, भारानुपात और ज्यादा अच्छा रहेगा। भारानुपात, ये भार से, हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम है, 2:16 का मतलब 1:8। ये भार अनुपात जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। मैंने वर्षा का जल लिया, मैंने प्रयोगशाला में H2 और O2 की क्रिया से पानी बनाया, मैंने CH4 को जला के पानी बनाया, कितनी भी विधि के द्वारा पानी बनाया जाए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा स्थिर रहा 1:8। इसका मतलब यह जो नियम है यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है, हमेशा अनुपात स्थिर रहता है। लिख लिया आप लोगों ने? अब जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये देखो, अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें, मैंने कोयला को जलाया और आप कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ये कोयले को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ये देखिए, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन 16 × 2 32, 12:32। CH4 को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन 12 अनुपात ऑक्सीजन 16 × 2 32, ये वही अनुपात रहा। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 ही रहा। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात
12:32 रहा। 3:8 लिख सकते हैं अपन, 4×3=12, 4×8 तो 3:8, 3:8 ये फिक्स रहा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी विधियों द्वारा बनाई जाए, मैंने 2 द्वारा बना दी। आप ग्लूकोज आपने खाया, ये ग्लूकोज खाया आपने, ये ग्लूकोज खाया C6H12O6 और वो हमारी ब्लड सेल में चला गया। सेल में गया तो वहां भी इसका ऑक्सीकरण हुआ, 6CO2 बनी प्लस 6H2O बना। अब देखो इससे मतलब नहीं है, हमें कोई बताएगा 1 पेन की कीमत बताएगा, 10 पेन की कीमत थोड़ी बताएगा। तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड पर ध्यान देना। ये कार्बन डाइऑक्साइड वही 12:32 माने वही 3:8। तो कितनी भी विधियों के द्वारा, मैं कितनी भी विधियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। इसे कहते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा, गुणित गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम का अर्थ है कि जब 2 तत्व क्रिया कर रहे हो, ये 2 तत्व हैं, ये क्रिया कर रहे हो और अलग अलग यौगिक बना रहे हो, 2 अलग अलग यौगिक, 3, 4, तो 2 अलग अलग तत्व। जैसे मैंने सिंपल रिएक्शन लिया, देखिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता। ये देखिए 2 तत्व हैं, ये 2 तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यहां भी वही 2 तत्व है कार्बन ऑक्सीजन, बट वो 2 अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। एक बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन का, ये कार्बन का भार फिक्स कर दें, ये कार्बन का भार फिक्स कर दिया इस तत्व, कार्बन का भार फिक्स कर दिया 12 ग्राम, ये 12 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन का भार है, ऑक्सीजन का भार यहां देखिए 16 ग्राम है, ये ऑक्सीजन का भार हमको मिला 16 ग्राम और यहां पर ऑक्सीजन का भार हमको मिला 32 ग्राम। ये 16 गुणित 2 32, तो ये अनुपात आया 16:32। 16:32 माने ऑक्सीजन का भार अनुपात ये हमको मिल रहा है 1:2। तो इसका एक तत्व का भार फिक्स करना है, एक तत्व का भार फिक्स करना है 12 ग्राम, दूसरे तत्व की क्रिया कराना है और एक से ज्यादा यौगिक बन रहे हैं। उस कंडीशन में जो दूसरा यौगिक है, दूसरा जो तत्व है, उसके भारों का अनुपात जो है वो सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है, इसका अनुपात लेना है। तो जब 2 तत्व, हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं A एवं B,
क्रियाकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये एक से अधिक, एक बना CO, दूसरा बना CO2, तो दो तत्व ले लिए ए बी, एक कार्बन ए ले लिया, ऑक्सीजन बी हो गया। तो दो तत्व ए एवं बी क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तब यदि एक तत्व ए ले लें का द्रव्यमान फिक्स कर दें, एक तत्व ए का द्रव्यमान, ये ए ले लिया मैंने, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको मान लिया मैंने बी। ए का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए तो बी का द्रव्यमान, ये इन यौगिकों में बी का द्रव्यमान का अनुपात, बी के द्रव्यमान का अनुपात सभी यौगिकों में एक सरल अनुपात होता है। तो मैंने ए लिया, कार्बन 12 ग्राम फिक्स कर दिया, क्रिया कराई तो एक बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है। तो इसका द्रव्यमान फिक्स है और इसका द्रव्यमान का अनुपात सरल आया, इसमें 16, इसमें 32, ये 1:2 आया, ये लिख दिया मैंने। तो इस तरह जब कोई दो से ज्यादा यौगिक बन रहे हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, तो ये नियम आप देख लेना, CO, CO2, इसको देखो, SO2, SO3, सल्फर का भार ये फिक्स कर दें, इसका भार 32, ये फिक्स कर दिया, एक का भार फिक्स करना पड़ेगा आपको, ये ए मान लिया आपने और इसका भार फिक्स कर दिया आपने 32 ग्राम, ये देखिए 32 ग्राम ये फिक्स कर दिया। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ये बी मान लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर है 16 × 2 32 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन है 16 × 3 64 ग्राम, नहीं 48 ग्राम, 48 ग्राम। अब बताइए ये भार अनुपात 16 से डिवाइड करो तो 2:3, ये सरल अनुपात आ गया, ये ऑक्सीजन का भार अनुपात आया। और ये भार अनुपात क्या है, एक सरल अनुपात है, 2:3 है, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो हमें इसका द्रव्यमान फिक्स करना है, दूसरे का द्रव्यमान हमें देखना है। तो इस यौगिक और इस यौगिक में ऑक्सीजन का भार अनुपात 2:3 सरल अनुपात में आया। आप कितने भी उदाहरण लिख सकते हो, लिखिए जल्दी इसको।
तरह हम समझ सकते हैं इसको। और अपन तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तीसरा। तो ये लिख लिया सब लोगों ने, हो गया ये देखो, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5, ये ले लिया मैंने। इसका द्रव्यमान फिक्स कर दिया, इसका द्रव्यमान मैं फिक्स करूंगा। इसका द्रव्यमान मैंने 28 ग्राम फिक्स कर दिया। ये है ये ए का द्रव्यमान मैंने फिक्स कर दिया 28 ग्राम। 28 ग्राम से ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 16 ग्राम। ये देखिए, ये भी अब यहाँ पर N है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर ये 14 से ये 16 ग्राम रिएक्ट कर रही है तो 28 ग्राम से इसका 32 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा। ये हटा दिया मैंने, क्योंकि मैंने 28 ग्राम फिक्स किया है। तो 14 ग्राम से 16 ग्राम, तो 28 ग्राम से 32 ग्राम हो गया। फिर ये N2 ही है, तो यहाँ मैंने 28 ग्राम ही ले लिया। तो ये देखिए, ये 48 ग्राम रिएक्ट करेगा। ये मैंने 28 ग्राम लिया, ये N2 है, तो ये कितना ग्राम, 64 ग्राम रिएक्ट करेगा। ये देखिए, इसमें भी N2 है, तो ये 28 ग्राम लिया, तो ये 80 ग्राम रिएक्ट करेगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने एक का द्रव्यमान फिक्स कर दिया। ये देखिए 28 ग्राम, मैंने ये 28 ग्राम फिक्स कर दिया। ये 28 ग्राम, ये 28 ग्राम, ये 28, ये 28, तो 28 ग्राम को मैंने फिक्स कर दिया। ये फिक्स है। तो ऑक्सीजन का भार अनुपात, ऑक्सीजन का भार अनुपात 16 एकम 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। माने हमको ये अनुपात मिल गया 1:2:3:4:5। इस तरह से हम बता सकते हैं कि यदि एक का द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है सभी यौगिकों में सिंपल साधारण अनुपात होता है। इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब आप जब भी इसका क्वेश्चन आए तो आप देखना, एक से ज्यादा यौगिक बन रहे हो, NO, NO2, CO, CO2, SO3, SO2, ठीक है, P2O3, P2O5, ऐसे कोई भी, तो आप समझ जाएंगे कि यह गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ऐसा पूरा का पूरा फुल क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन से डरना मत, बड़ा सिंपल है कि ऐसा क्वेश्चन देंगे कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन क्रिया करके, क्वेश्चन बोल रहा हूं, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन क्रिया करके N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनाती हैं। यदि नाइट्रोजन का द्रव्यमान सभी यौगिकों में 28 ग्राम मान लिया जाए तो ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान अनुपात या भार अनुपात होना चाहिए, 1:2:3:4:5। यह किस नियम का पालन कर रहा है? तो यह नियम जिसका पालन हो रहा है उसका नाम हो गया गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम।
तो ये समझ आ गया आप लोग को। तो एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दें और दूसरे तत्व के द्रव्यमान लिखें, ऐसे लिखते जाएं द्रव्यमान, तो हम पाते हैं कि इन द्रव्यमानों का अनुपात बिल्कुल सरल अनुपात होता है। इसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। लिख लीजिए इसको। गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम, और आप और अच्छे से लिखते हैं तो गैसों के आयतन संबंधी नियम होता है। गैसों के आयतन, क्योंकि आयतन तो गैसों के होंगे जो रिएक्ट करने वाले होंगे, तो बिल्कुल यह मोल की तरह होता है। बस यहां पर ध्यान से देखिए, H2 प्लस Cl2 बराबर से 2HCl। यदि इसका एक मोल क्रिया करता है तो इसका 2 मोल बनता है। सोचो, इसके एक से क्रिया करके इसका 2 मोल, ये मोल के रूप में लिखा है मैंने। और 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। यदि 22.4 लीटर इसका लूं मैं, तो इसका भी 22.4 लीटर ही क्रिया करेगा। 22.4 इसके 22.4 से क्रिया करके इसका 2 गुणित 22.4 बराबर से 44.8 ये लीटर बनाएगा। ये इतने लीटर इसका बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 22.4 से 44.8, 22 तो बताओ, एक से अगर मैं इसका 1 लीटर ले लूं तो इसका 1 लीटर क्रिया करेगा तो इसका 2 लीटर बनेगा। अगर मैं इसका 10 लीटर ले लूं, इसका 10 लीटर ले लूं तो इसका 20 लीटर बनेगा। अगर मैं इसका 4 लीटर लूं, इसका 4 लीटर लूं तो ये मुझे 8 लीटर मिलेगा। तो इस तरह से यह भी अनुपात कैसा हुआ? 1:1:2। कैसा अनुपात हुआ? सरल अनुपात हुआ। तो हम ऐसा लिखते हैं, गैसों का ये मैंने क्रिया किया एसटीपी पर, माने स्थिर ताप एवं दाब पर गैसें मोलों के समान ही आयतन के रूप में, मोलों के रूप में जैसे क्रिया करती हैं वैसे ही आयतन के रूप में भी क्रिया करती हैं। तो क्योंकि आप ये भी जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम प्रेशर आर और टी एक कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो अगर 1 लीटर है, 1 मोल को 1 लीटर मान लें, 1 मोल को 1 लीटर मान लें, तो 1 मोल से ये 2 मोल बना। तो 1 लीटर से 2 लीटर बना। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यदि मोल 1 है तो वॉल्यूम 1 है, मोल 10 है तो वॉल्यूम 10 है। अगर मैंने 1 मोल लिया तो इसका 10 लीटर ले लिया, इसका 1 मोल, इसका 10 लीटर, माने 10 से क्रिया करके 20 बन रहा है, 1 से क्रिया करके 2 बन रहा है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं।
इसका 1 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करता है तो इसका 2 मोल बन रहा है। तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का है। तो 1 मोल की जगह 1 लीटर लिया, 1 मोल की जगह 1 लीटर लिया तो ये 2 लीटर बन जाएगा। 10 लिया, 10 से क्रिया किया तो 20 बन जाएगा। 22.4 22.4 से 44.8 बन जाएगा। तो क्रिया वही है, 1 1 2 1 1 2 10 10 20 4 4 8, माने अनुपात जो रहा 1:1:2 रहा। अनुपात अगर लिखना है 1:1:2, ये अनुपात आ गया, ये वाला सरल अनुपात में क्रिया की और यह कहलाता है गेलुजेक का आयतन संबंधी नियम। सरल है, मोल तुमको आता है, रिएक्शन को संतुलित कर लो, बस संतुलित कर लो रिएक्शन को और बिल्कुल जैसे मोल की तरह लिखते हैं वैसे आयतन की तरह लिख दो। मोल को आयतन के रूप में, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर आप ये ले लेते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया करके 2 बना रहा है, 1:3:2 है। तो आप अगर इसका 1 लीटर लोगे तो इसका 3 लीटर, तो इसका 2 लीटर बन जाएगा। अगर आपने 10 लीटर लिया, इसका 30 लीटर लिया तो इसका 20 लीटर बन जाएगा। वैसे ही वही अनुपात है, 1:3:2 10:30:20, मतलब 1:3:2। तो किसी भी रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। चलिए, तो अब आपको कोई भी रिएक्शन दें, आप तो उसको संतुलित करना, उसके मोल लिखना और जैसे मोल वैसा ही आयतन, क्योंकि ताप और दाब तो स्थिर है। पी और भी स्थिर, ताप और दाब पी और टी स्थिर है। आर तो पहले से स्थिर होता है, गैस कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स माने मोलों की तरह वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब लिखिए, एवोगैड्रो का नियम। ऐसे आप 4 डिब्बे ले लो, ऐसे आप 4 डिब्बे ले लो जिनका आयतन बराबर हो, बिल्कुल चारों का आयतन बराबर हो। चारों एक ही रूम में रखें तो चारों का तापमान भी बराबर हो गया और चारों में जितनी गैस भरी जा रही है उस गैस का दाब बराबर हो। तो 4 डिब्बे मैंने ले लिए, 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, कितने भी ले लो। ये एक डिब्बा ये लिया, दूसरा डिब्बा ये लिया, तीसरा डिब्बा ये लिया, चौथा डिब्बा ये लिया, चारों डिब्बे। तो सबसे पहली बात, चारों का तापमान
बराबर है, चारों का तापमान बराबर है। मैंने चारों को एक ही रूम में रख दिया है, और चारों को जब मैं एक ही रूम में रखूंगा तो सबका तापमान बराबर है। चारों में जितनी गैस भर रहा हूं मैं, उस गैस का दाब, यदि इसका दाब 1 एटमॉस्फेयर है तो इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो दाब भी समान कर दिया। दूसरी बात, दाब भी समान कर दिया, तो ताप भी समान, दाब भी सबका समान, समान ताप दाब पर। तीसरा, ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई समान ताप दाब पर। अगर आयतन समान रखे जाएं, अगर आयतन समान रखे जाएं सभी के, इसका आयतन भी, इसका आयतन भी, सबके आयतन समान रखे जाएं, तो इसमें गैस कोई सी भी भरो, चाहे तुम इसमें CH4 गैस भर दो, चाहे इसमें तुम CO2 गैस भर दो, चाहे इसमें आप O2 गैस भर दो, चाहे इसमें H2 भर दो, कोई सी भी गैस, सभी में अणुओं की संख्या समान होगी। समान ताप दाब पर, समान दाब पर, समान आयतन में कोई सी भी गैसें भरिए, अणुओं की संख्या समान आएगी। तो इसमें चौथी बात, N, इसमें भी N अणु होंगे, इसमें भी N अणु होंगे, इसमें भी N अणु होंगे, तो ला बन गया दाब पर समान आयतन में, समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या लिखिए या अणुओं की संख्या लिखिए, संख्या समान होती है, समान होती है। समान ताप, समान दाब, सबका ताप समान, सबका दाब समान, 4 कंटेनर लिए, चारों का आयतन समान, गैस अलग अलग भरी है, एक में CH4, एक में CO2, N2O2, कुछ भी भर दी, पर अणुओं की संख्या बराबर ही मिलेगी क्योंकि ताप दाब आयतन समान है। और आपको ये फार्मूला PV = nRT, P समान है, V समान है, R तो कांस्टेंट होता ही है, T भी समान है, तो N समान आएंगे, ये सब में समान है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी में समान हो तो N का मान तो सभी में समान आएगा। गैस कोई सी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी गैस। तो यहाँ पर गैस कोई भी लीजिए, आपको कोई भी गैस लीजिए, तो लिखिए जल्दी से इसको। चलिए, अगर मैंने यहां देखिए ध्यान से, अगर मैंने तापमान, सभी में ताप 273 केल्विन ले लिया, सभी में ताप 273 केल्विन, यहाँ भी 273 केल्विन और यहाँ भी 273 केल्विन, ये टेम्परेचर ले लिया मैंने सभी में। प्रेशर, इसमें भी मैंने 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर। इसका आयतन मैंने 22.4 लीटर ले लिया, इसका आयतन भी 22.4 लीटर ले लिया, इसका आयतन भी 22.4 लीटर, इसका आयतन भी 22.4 लीटर ले लिया। तो 273 केल्विन पर, एक वायुमंडल दाब पर, एक एटमॉस्फेयर माने एक वायुमंडल दाब पर
22.4 लीटर कप के आयतन में यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। यहाँ भी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। इसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। इसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। माने अणुओं की संख्या सभी में बराबर आई, क्योंकि आपने ताप, दाब और आयतन समान रखे। और आयतन का मान अगर 22.4 लीटर हो तो 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान आती है। बताइए, बात समझ आ गई आपको? लिख लो, एक दूसरी तरह से भी लिख लो। तो एवोगैड्रो का नियम समझ आ गया सब लोग को? ये हो गया सबसे कंप्लीट? ये कंप्लीट हो गया सबसे?